गुड मॉर्निंग। नमस्ते छात्रों। अब देखो पूरक पठन का अगला भाग यानी दूसरी कहानी सही उत्तर। तो इसके लिए इसमें बालक बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उसका रूपांतरण संवाद रूप में कक्षा में सुनाइए। यानी किसी एक कहानी को आपको क्या करना है, संवाद रूप में लिखना है। अब संवाद रूप में लिखना है यानी जैसे अपने किसी बालक बालिका से संबंधित, किसी बच्चों से संबंधित कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें उन बच्चों को नाम देकर उनके द्वारा बोले हुए वाक्यों को उस बच्चे के नाम के आगे आपको लिखना है और दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना है। तो ये कहलाता है संवादात्मक रूप में कहानी लिखना। तो बच्चों की, छोटे बच्चों की कहानी आपको यहाँ लिखनी है। यदि आपके पास वो कहानी उपलब्ध नहीं है तो जो कहानी आपके निबंध की किताब में है उसी कहानी को पढ़कर अब उस कहानी को भी आप संवादात्मक रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप कोई कहानी किसान या गांव के लोगों की है, ठीक है, गांव का किसान है और उसका मित्र है, तो किसान को एक नाम देकर, उसके मित्र को एक नाम देकर, उसके बाद दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उस बातचीत को आप कहानी संवाद के रूप में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि दोनों में क्या बातचीत हुई। सिर्फ किसान ने कहा तो किसान के आगे दो बिंदी लगाकर फिर किसान के वाक्यों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। उसके बाद उसके मित्र को नाम देकर उसके मित्र के द्वारा कहे हुए वाक्यों को उसके आगे लिखना है। तो थोड़ी सी बातचीत आप कल्पना करके दोनों की बातचीत, किसी भी विषय पर वो बातचीत कर सकते हैं। परिवार के विषय पर बातचीत हो सकती है या वे अपने काम के विषय में बातचीत कर सकते हैं। तो उन दोनों कहानी को संवाद के रूप में लिखना यानी उनके द्वारा बोले हुए वाक्यों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना यानी दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना, ये कहलाता है संवादात्मक। यानी उनके द्वारा बोले हुए वाक्यों को ज्यों का त्यों हम लिखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके जीवन शैली से उसकी तुलना करते हुए लिखिए। अब ये आपको अंतर्जाल यानी नेट से ढूंढ कर लिखना है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, थोड़ी सी जानकारी आपको लिखनी है। फिर अपनी पसंद की कोई सामाजिक ई बुक पढ़िए। ई बुक यानी मोबाइल पर आप अपनी एक कोई समाज से जुड़ी हुई कोई एक किताब पढ़ना है आपको। शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन, इस विषय पर बातचीत कीजिए। शहर यानी आप जैसे रहते हैं वह हो गया शहर, और महानगर यानी जैसे कि मुंबई पुणे। तो दोनों के यांत्रिक जीवन में यानी जो हमारा जीवन है, शहरों का जो जीवन है और महानगर का जीवन जो मशीन की तरह काम कर रहा है, यानी जहाँ मशीन की तरह लोग भागते हुए काम करते हैं। तो इस पर आपको थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी है कि किस तरह का उनका जीवन होता है और उस पर थोड़ा सा लिखते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपने इस बारे में थोड़ा सा लिखा तो सो मच भी आप उस पर व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी एक पैराग्राफ आप जानकारी लिखिए कि शहर और महानगर के यांत्रिकी जीवन में जो मनुष्य का जीवन मशीन रूप का हो गया है, मशीन की तरह मनुष्य भाग रहा है, तो उस विषय पर थोड़ी सी जानकारी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी कहानी को। तो इसकी कहानी इस तरह है। सही उत्तर इस कहानी का नाम है। सही उत्तर इस कहानी का नाम है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल से उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ
तो था नहीं। अब देखो, एक युवक है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए वह जाता है, नौकरी के लिए वह आवेदन यानी वह अप्लाई करता है, इंटरव्यू दे चुका है, साक्षात्कार भी दे चुका है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी न मिलने का कारण भ्रष्टाचार और रिश्वत है। नौकरी न मिलने का कारण क्या है? भ्रष्टाचार और रिश्वत। तो अब तक वह कई स्थानों पर, कई जगह पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, फिर भी सॉरी फिर भी साक्षात्कार आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार यानी बहुत सारे इंटरव्यू भी दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। यानी उसके पास जो उसके प्रमाण पत्र थे, उसके सर्टिफिकेट थे, जो कि उसने बड़ी मेहनत से हासिल किए थे, वो सारे सर्टिफिकेट भी उसे सफलता देने में नाकामयाब रहे, यानी कामयाब नहीं हुए। यानी युवक ने बहुत जगह अप्लाई किया और एप्लीकेशन किया, उसके बाद वह बहुत जगह इंटरव्यू भी दिया, उसने साक्षात्कार भी दिया, उसके पास प्रमाण पत्रों की फाइल थी, वह फाइल भी उसे सफलता दिलाने में असफल रही। सफलता दिलाने में असफल रही। तो इस तरह वह उतनी मेहनत के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। तो उसका कारण ये था कि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। भ्रष्टाचार यानी गलत कार्य, रिश्वत यानी गलत तरीके से पैसे लेना। ठीक है, तो हर जगह उसी का बोलबाला था, यानी जहाँ भी जाए गलत काम करने वाले थे, रिश्वत लेने वाले लोग थे, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिलती है। तो उसके पास उसकी योग्यता होने के बावजूद उसका चयन यानी उसे चुना नहीं जा रहा था, या उसे वह नौकरी नहीं मिल पा रही थी। यानी पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास जो डिग्री थी वह भी, जो सर्टिफिकेट थे वह भी अच्छे, मतलब प्रमाण पत्र जो थे वो प्रमाण पत्र भी उसके बोर्ड एग्ज़ाम के हो सकते हैं, उसने जो कोर्स किया हो, उसने जो डिग्री ली होगी, सारे प्रमाण पत्र उसके पास थे, सारे कागजात उसके पास थे, फिर भी इंटरव्यू भी अच्छा दे रहा था, फिर भी उसे योग्यता यानी उसकी कैपेसिटी होने के बावजूद, उसकी क्षमता होने के बावजूद, योग्यता यानी क्षमता होने के बावजूद भी उसका चयन यानी उसे उस नौकरी के लिए नहीं लिया जा रहा था। हर ओर से वह निराश हो चुका था, यानी सब तरह से, सब जगह से वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके पास या उसके वश में कुछ भी नहीं था। यानी भ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ समाज, समाज जो बिगड़ा हुआ है, या सामाजिक व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, तो उसको कोसने यानी बुरा भला कहने के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वश यानी उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब नौकरी देना कार्यालय के अधिकार में है, ऑफिस के अधिकार में है, लेकिन उसे बुरा भला कहना ये उसके वश में था, इसलिए वह उसे कोसने यानी बुरा भला कहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। यानी एक युवक के लिए, अपने युवक के लिए पढ़ लिख कर डिग्री पाकर, ठीक है, और नौकरी के लिए दर दर घूमना, और उसके बावजूद, घूमने के बावजूद भी यदि उसे नौकरी ना मिले, तो इससे बड़ी निराशा और कुछ भी नहीं हो सकती, दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकती। उस समय उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। तो ये जो हमारा बिगड़ा हुआ समाज है, जो ऑफिशियल यानी जो कार्यालयीन जो कार्य हो रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से ईमानदार व्यक्ति को, मेहनती व्यक्ति को काम करने का मौका नहीं मिलता है। आज फिर उसी युवक को आज फिर साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी।
यानी जब भी वह नौकरी के लिए जाता, साक्षात्कार करने नौकरी के लिए यानी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता, तब वह देश प्रेम, नैतिकता यानी नैतिकता यानी एक ईमानदारी या विवेकपूर्ण जीवन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि अपने अंदर की जो सच्चाई होती है, ठीक है, ईमानदारी होती है, वह कहलाता है विवेक या आदर करना, ठीक है, दूसरे का आदर करना, ये नैतिकता होता है। शिष्टाचार यानी यहाँ वह शिष्ट रहता है, नियमों का पालन करते हुए उसके अच्छे स्वभाव और अच्छे संस्कार के कारण और पूरी ईमानदारी के साथ अपने सारे प्रश्नों के उत्तर तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण तरीके से वह इंटरव्यू लेने वालों के सामने रखता आया था। यानी वह कोई भी विषय हो, चाहे देश प्रेम का विषय हो, नैतिकता यानी विवेकता का विषय हो, शिष्टाचार का विषय हो या ईमानदारी का, इन सारे विषयों पर वह बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता था और अपने विचारों को साक्षात्कार लेने वालों के सामने रखता आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में असफलता आई। लेकिन इतनी मेहनत के बाद, इतने अच्छे विचारों को, इतने अच्छे संस्कारों को वह जब साक्षात्कार लेने वालों के सामने रखता था, फिर भी उस युवक के हिस्से में, उसके बदले में उसे असफलता ही मिलती थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, यह प्रश्न पूछा। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल यानी साक्षात्कार लेने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, उनकी एक टीम होती है, पूरी एक टीम होती है और वह टीम ही क्या कहलाती है, प्रतिनिधि मंडल यानी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति। तो उसमें से एक अधिकारी ने प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं। तब अब उसे मौका मिला उस पर बोलने का, युवक को। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खाता जा रहा है। घुन यानी भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। यानी आपने देखा होगा गेहूं ज्वार में जो छोटा सा कीड़ा होता है काले रंग का, वह कीड़ा क्या करता है, गेहूं या ज्वार को अंदर से पूरा खाकर खाली कर देता है और उसमें से बाहर निकल जाता है और वह खोखला हो जाता है। उसे कहते हैं घुन, उस कीड़े को कहते हैं घुन। तो भ्रष्टाचार उस घुन की कीड़े की तरह है जो कि हमारे देश को अंदर से खोखला यानी खाली बनाता जा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंता की स्थिति में पहुंचा दिया है। यानी हमारी जो सारी सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी, उस व्यवस्था को भी चिंता में डाल दिया है कि अब हमारे समाज यानी वह युवक भी एक समाज का घटक है, एक भाग है। तो उसे उस तरह, उस युवक की तरह और कितने सारे युवक होंगे, युवतियाँ होंगी जो इस तरह साक्षात्कार देने जाती हैं, एप्लीकेशन करती हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। तो पूरे समाज की यह व्यवस्था अब चिंताजनक हो गई है। सच कहा जाए तो देश के लिए यह भ्रष्टाचार क्या है, एक कलंक यानी काला टीका, जिसकी वजह से देश हमारा बदनाम हो रहा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। जो प्रतिनिधि मंडल था, साक्षात्कार लेने वाला प्रतिनिधि मंडल था, सबके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई और एक उत्सुकता कि अब वह आगे क्या बोलता है। तो बड़े ही कौतूहल के साथ उसके युवक की बातें सुनने लगे। उस तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उस तर्क यानी उसकी बातचीत में, युवक की बातचीत में, युवक जिस तरह से बोल रहा था, अपने विचारों को उनके सामने रख रहा था, उसमें प्रतिनिधि मंडल यानी साक्षात्कार लेने वाले अधिकारियों को बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। तब तो वह कहता है कि भ्रष्टाचार की बहन जैसे है। युवक ने उत्तर दिया, रिश्वत है वह भ्रष्टाचार की बहन है, जिसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार के रूप में देते हैं। यानी
हम उस रिश्वत का उपयोग कब करते हैं? हम अपने प्रियजनों को किसी विशेष अवसर पर जो उपहार देते हैं उसी का स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। जिस तरह त्योहार पर, शादी पर, किसी भी कार्यक्रम पर, किसी भी उत्सव पर हम अपने मित्रों को जो उपहार देते हैं उसी उपहार का स्वरूप यानी रिश्वत है। उपहार का स्वरूप यानी कुछ वैसा ही है, यानी लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियाँ या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। रिश्तों में हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को जो उपहार देते हैं वो उपहार देकर हम क्या करते हैं? अपनी खुशियाँ और अपने कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, खुशियों को बांटते हैं। और हमारा जो कर्तव्य है कि हम समाज में हमने देखा है कि हम यदि किसी को कुछ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें भी हमारे कार्यक्रम पर वही वैसा ही उपहार हमें वापस मिलता है। नहीं, ये एक तरह का कर्तव्य है या आदान प्रदान है जो शादी के कार्यक्रमों, उत्सव, किसी भी कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, उसे कर्तव्य को पूरा करते हैं और इससे हम सबको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो इस तरह कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं, इससे कुछ अधिक नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल हो सकती है। अब देखो, लेकिन रिश्वत के कारण कौन कौन से काम होते हैं? जो उपहार देने वाले होते हैं उसमें खुशियाँ मिलती हैं, कर्तव्यों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब हम रिश्वत देते हैं तो रिश्वत देने से रुके हुए जो कार्य बहुत वर्षों से रुका है वह कार्य होने लगता है। दबी हुई फाइलें दबी हुई फाइलें आगे बढ़ने लगती हैं। पदोन्नति यानी प्रमोशन, जो बहुत दिनों से प्रमोशन रुका है वह प्रमोशन भी हो जाता है। रोकी गई नौकरी यानी किसी कारण नौकरी को रोक दिया गया है, स्टे आ जाता है नौकरी पर, तो उस नौकरी को भी आगे बढ़ाया जाता है, स्टे हटा दिया जाता है, नौकरी शुरू हो जाती है और इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। यानी रिश्वत देने से रुके हुए कार्य हो जाते हैं, रुका हुआ प्रमोशन हो जाता है और उसके बाद जो दबी हुई फाइलें हैं वो भी आगे बढ़ जाती हैं, रुकी हुई नौकरी भी आगे बढ़ने लगती हैं। इतनी सारी सफलता रिश्वत के कारण मिलती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। फिर भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। यानी ये सही है ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता। रिश्वत गलत है और यह गलत काम है और इसे कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। जिस तरह यह समाज के नाम पर, समाज के माथे पर एक कलंक का टीका है, इसका समर्थन कतई यानी कभी भी नहीं किया जा सकता। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा विचार है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। यानी उसने अपने विचारों को इतनी सरलता से उस प्रतिनिधि मंडल या साक्षात्कार वालों के सामने रखा, जो साक्षात्कार लेने बैठे थे उसके सामने अपने विचारों को उसने बड़ी सरलता से और बड़ी विश्वास के साथ रखा। और रखने के बाद वो तेजी से वहाँ उठ गया और बाहर निकल आया, क्योंकि उसका रिजल्ट उसे मालूम था कि मैं कितनी भी ईमानदारी और कितनी भी सच्चाई के साथ अपने विचारों को इनके सामने रखूँ, मेरा यहाँ चयन यानी चुनाव नहीं होगा। और वह वहाँ से बाहर निकल आया। भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। लेकिन अंदर जो प्रतिनिधि मंडल था, साक्षात्कार लेने वाला प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने बहुत विचार किया, पूरी गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ विचार किया और युवक के उत्तर को सही कहते हुए उसका चयन कर लिया। और वह आज समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। और इस तरह उस युवक का उस नौकरी के लिए चुनाव कर लिया गया, उसे वह नौकरी मिल गई। इसके बाद वह कहता है कि मैंने यह समझा कि जो सत्य है वह सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त यानी हार नहीं सकता है। तो इस तरह उस युवक को वह नौकरी मिल जाती है, यानी
क्या कहते हैं, जो सच है वह कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सच की राह में चलते समय, सच्चाई की राह में चलते समय हमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सच कभी भी हार नहीं सकता है, मेहनत कभी हार नहीं सकती है। तो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। थोड़ी सी देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन वहाँ असफलता नहीं है, सफलता अवश्य मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को इस पाठ से ये सीख लेनी है कि हमारे हाथ में मेहनत करना है, सच्चाई की राह पर चलना, मेहनत करना, प्रयत्न करना, ये सब हमारे हाथ में है। तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। कब मिलेगी इसका विचार न करते हुए हमें आगे मेहनत करते रहना चाहिए। तो आज का जो समय है, इस परिस्थिति को देखते हुए आपको शायद ऐसा लगता होगा कि हम क्यों पढ़ाई करें, कोरोना के कारण स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, न्यूज में हम कुछ भी सुनते रहते हैं कि स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी, या परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इन सारी बातों का विचार मत करो। परीक्षा होगी या नहीं होगी, स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी, मत करो इन सारी बातों का विचार। आपका विचार ये होना चाहिए कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है पढ़ना लिखना, अपना काम है मेहनत करना। अपना समय जो स्कूल में हम 6 घंटा पढ़ते थे, उसके बजाय हम घर में सिर्फ 3 घंटा भी पढ़े तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। हमें परिवार के साथ और अधिक समय बिताने का मौका मिला है। इस तरह सकारात्मक विचार करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखो, मेहनत करते रहो, उसका फल अवश्य मिलेगा। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। अब शब्द संसार, ये शब्द संसार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। भीषण यानी भयानक, लीज लीजिए यानी सीलन भरा यानी दर्द भरा, नीरवता यानी एकांत, एकदम शांत, कंगाल यानी गरीब निर्धन, साक्षात्कार यानी मुलाकात, रिश्वत यानी घूस, मुहावरे हैं सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना यानी प्रभाव होना, दाद देना यानी प्रशंसा करना। स्वाध्याय में इन कृतियों को पूरा करना है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल आकृति जिस तरह बनाई गई है उसी आकृति को बनाते हुए इसे कंप्लीट कीजिए। दूसरा है, फिर से मौसम ऐसा था। कारण लिखिए, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, आखिर अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया, उसका कारण लिखना है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। कौन कौन सा आखिरी के पैराग्राफ में दिया है। लेखक के मन परिवर्तन के कारण आपको लिखने हैं। भ्रष्टाचार विषय पर आप, भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है निबंध की कॉपी में। तो ये है आपका पूरक पठन, 2 लघु कथाएं पूरा हो गया है। तो इसका स्वाध्याय भी लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।